हाय गाइस। जो आज का टॉपिक है वो है रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। रिवर्स फेज chromatography is a widely used technique in liquid chromatography, particularly for separation and purification of non-polar and hydrophobic molecules. जो non-polar और hydrophobic molecules, that means जो water को पसंद नहीं करते, that dislikes water, उन मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स की प्योरिफिकेशन के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। It is often employed in analytical chemistry, biochemistry and pharmaceutical industry. Principle: रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है दैट इज कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड सैंपल मॉलिक्यूल, उस चीज को मतलब स्टेशनरी फेज में हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के साथ। हमारा स्टेशनरी फेज यहाँ पे रिवर्स होगा, रिवर्स नेचर का होगा, नॉन पोलर का। जनरली पोलर नेचर का स्टेशनरी फेज होता है जो कि वाटर लविंग होता है, लेकिन रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में हमें जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज करनी होती है या ऐसा मटेरियल यूज करना होता है जो कि नॉन पोलर हो, जो वाटर को पसंद ना करे। वाइल दी मोबाइल फेज उल्टा होगा, मोबाइल फेज पोलर होगा, वाटर लविंग होगा। जनरली जो नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी है, नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में हमारा स्टेशनरी फेज पोलर होता है, वाटर लविंग होता है और वही मॉलिक्यूल्स अपने साथ बाइंड करते हैं। और जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। यहाँ पे रिवर्स में पूरी चीज रिवर्स हो जाती है। स्टेशनरी फेज हम नॉन पोलर लेंगे, मोबाइल फेज हम पोलर लेंगे। तो यही है इसका प्रिंसिपल कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं स्टेशनरी फेज और हमारे जो मॉलिक्यूल हमने मिक्सचर में से अलग करना है, उन दोनों की इंटरेक्शन होगी, मतलब स्टेशनरी फेज और मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होगी, रेस्ट जो भी होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। सो यही इसका प्रिंसिपल है। This is a contrast to normal phase chromatography where the stationary phase is polar while the mobile phase is non-polar. यही चीज मैंने बताई कि नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज है दैट इज वाटर लविंग, वो पानी को पसंद करता है, और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। लेकिन रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में हमारा स्टेशनरी फेज वाटर को पसंद नहीं करता, इट डिसलाइक्स वाटर एंड इट इज नॉन पोलर। मोबाइल फेज हमारा पोलर होगा, वाटर लविंग होगा। कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या की कंपोनेंट्स है रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी के? स्टेशनरी फेज होगा, मोबाइल फेज होगा। दो फेजेस हमारे इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। दो फेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रोमैटोग्राफी में भी। स्टेशनरी फेज में हमारा हम नॉन पोलर सिलेक्ट करेंगे जो पानी को पसंद ना करे, ऐसा कॉलम में ऐसा पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे दैट डिसलाइक्स वाटर। तो स्टेशनरी फेज इज टिपिकली हाइड्रोफोबिक मटेरियल। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मीन्स पानी से डरता हो, फोबिक मीन्स डर किसी भी चीज का। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर को पसंद नहीं करता या फिर उससे डरता है, वो मॉलिक्यूल्स पानी से डरते हैं। मटेरियल दैट इज कोटेड ऑन टू द पैकेट पैक्ड इनटू अ कॉलम। तो स्टेशनरी फेज में हमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल लेना होगा। और जनरली जो कॉमन स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं दैट इज C18, C8 और C4। सिलिका के ही होते हैं। सिलिका हमारा पोलर होता है, लेकिन जो ये हमारे मटेरियल है, सिलिका बेस्ड मटेरियल है, यहाँ हमने थोड़ी सी चेंजेस करी है। सिलिका को हमने थोड़ा ऑल्टर कर दिया है और ये हमने सिलिका को नॉन पोलर बनाया है। जो सिंपल सिलिका जेल होता है वो पोलर होता है, दैट इज वाटर लविंग, ये ध्यान में रखें। लेकिन सिलिका के जो C18 ऑक्टा डिसाइल सिलेन, C8 ऑक्टाइल सिलेन या C4 ब्यूटाइल सिलेन, ये हमने मॉडिफाई करे होते हैं। सिलिका जो जेल होता है उसको मॉडिफाई करा होता है, ये सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है और हमने नॉन पोलर बनाया होता है, मतलब ये पानी से डरता है। These phases are composed of long hydrocarbon chain bonded to silica surface.
सिलिका सरफेस के साथ हाइड्रोकार्बन चेन हमने अटैच करी होती है ये, जिससे कि हमने सिलिका मॉलिक्यूल को पोलर से नॉन पोलर बना दिया। यहाँ पे स्टेशनरी फेज हमारा नॉन पोलर। मोबाइल फेज, यहाँ पे मोबाइल फेज क्या होगा, हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा या फिर मिक्सचर ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट पानी को जो प्यार करता है, पानी से जिसके जुड़ाव है। ऑफन वाटर, पानी यूज करेंगे, और वाटर एसीटोनाइट्राइल मिक्सचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं मोबाइल फेज में। दैट इज यूज टू एल्यूट द सैंपल थ्रू द कॉलम, जो कि यूज होता है जब हमारा सैंपल अटैच हो कॉलम के साथ, तो उसको बाहर निकालने में हमारी ये वाटर या वाटर प्लस एसिटोनाइट्राइल का मिक्सचर हम एज अ मोबाइल फेज यूज करेंगे, जो कि सैंपल को एल्यूट करने में मदद करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन सबकी वैसे सेम ही है। हमें कॉलम चाहिए, एक मोबाइल फेस चाहिए, सैंपल इंजेक्टर, डिटेक्टर, स्क्रीन और सैंपल। तो कॉलम में क्या है हमारा, कॉलम में हमारे नॉन पोलर पैकिंग मटेरियल होगा। C8 हो सकता है, C18, C4, जो कि हमने पीछे पढ़े थे। तो a chromatographic column packed with the reverse phase stationary phase material such as C18, C8, C4 bonded to a solid support. मोबाइल फेस, उसमें वाटर है, एसीटोनाइट्राइल है, या फिर मिथेनॉल भी हम एज अ पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं टू इल्यूट आर एनालाइट। सैंपल इंजेक्टर, a device for introducing the sample onto the column. सैंपल इंजेक्टर चाहिए ताकि जो हमने सैंपल है उसमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करना है, तो वो हम सैंपल इंजेक्टर के थ्रू डालेंगे। सैंपल डालेंगे अपना इंजेक्टर के थ्रू। डिटेक्टर, डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट करेगा कि क्या हमारे पास आया है, क्या हमने अलग करा है। तो इसके लिए जो यहाँ पर हमारा डिटेक्टर होगा वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होगा। That is used to monitor and record signals as computer compounds elute from the column. तो जो डिटेक्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन केस ऑफ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, वो हम वीडियोस में करेंगे जैसे ही हमारी क्रोमेटोग्राफी कवर हो जाएगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपेयर विद मी ग्रुप के नाम से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का एक डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फेज है जो कि पोलर नेचर का है, पंप है जो कि मोबाइल फेज को रन करवाएगा, इंजेक्टर पोर्ट है, सिरिंज के थ्रू या जो भी हमारा ऑटो सैंपलर या सिरिंज है जो सैंपल जिससे हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे अटैच्ड है। कॉलम, कॉलम या अवन उसके थ्रू ये पास करेगा। देन इट इज अटैच्ड टू डिटेक्टर, डिटेक्टर इज अटैच्ड टू डिस्प्ले व्हिच गिव्स वेरियस पीक अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल व्हाट इज इल्यूटिंग आउट फ्रॉम द कॉलम। तो ये पीक देख सकते हैं, पहले पोलर है, फिर वीकली पोलर है, फिर नॉन पोलर है। इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे दिख रहे हैं। हमारे कॉलम में नॉन पोलर पैकिंग मटेरियल है, तो जब हमने सैंपल इंजेक्ट करा तो कॉलम में जो नॉन पोलर मटेरियल है वो नॉन पोलर ही मटेरियल को अपने साथ बॉन्ड बनाएगा। जो हमारे सैंपल में मटेरियल्स नॉन पोलर होंगे वही कॉलम के साथ जुड़ेंगे, और जो नहीं जुड़ेंगे वो पहले बाहर आएंगे, मतलब पोलर वाले। पोलर पहले बाहर आए, वो हमने अलग कलेक्ट करे, एक पीक आई, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करा और एक पीक आई। फिर उसके बाद हमारे वीकली पोलर स्टार्ट हुए, वीकली पोलर स्टार्ट हुए तो हमने उसको अलग कलेक्ट करा, डिटेक्टर ने सिग्नल दिया। लास्ट में जब हम अपना एल्यूट जो मोबाइल फेज उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे या फिर और ज्यादा नॉन पोलर कोई सोल्यूशन डालेंगे, जिससे कि जो बॉन्ड बने हैं कॉलम में पैकिंग मेटल के साथ वो टूटेंगे और हमारे सैंपल का जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा तो लास्ट में उसकी वो पीक बनेगी जो कि डिस्प्ले करेगा हमारा स्क्रीन, डिटेक्टर डिटेक्ट करके लास्ट में वो हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा जो हमें नॉन पोलर चाहिए। वर्किंग, वर्किंग यही थी जैसे मैंने आपको समझाया। सैंपल एप्लीकेशन, सैंपल को हम अपने उसमें डालेंगे, सैंपल इंजेक्टर में डालेंगे, रिवर्स फेज कॉलम में डालेंगे। एब्जॉर्प्शन, non-polar and hydrophobic molecule in the sample
will interact with hydrophobic stationary phase. जो हमारे सैंपल में पानी को नहीं पसंद करने वाले जो पदार्थ हैं वो ही स्टेशनरी फेज के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा स्टेशनरी फेज यहाँ पर हाइड्रोफोबिक है जो कि पानी को पसंद नहीं करता, तो लीडिंग टू देयर एब्जॉर्प्शन ऑनटू द कॉलम। तो वही चीज वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे, जो दोनों सेम नेचर के होंगे वो चिपक जाएंगे, दोनों ही हाइड्रोफोबिक हमारे चीजें जुड़ जाएगी। सैंपल में जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो कॉलम के साथ हमारे हाइड्रोफोबिक कॉलम के साथ जुड़ जाएगा, और जो बाहर पहले आएगा वो होगा पोलर वाला। एल्यूशन, एल्यूशन मतलब बाहर निकलना, सबसे एल्यूट मतलब बाहर निकल रहा है हमारे कॉलम से। टू एल्यूट द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल a gradient of increasing polarity in the mobile phase is applied। जो अगर हमारे एब्जॉर्ब मटेरियल है जिसने बॉन्ड बनाया है वही तो हमें चाहिए, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ही तो हमें चाहिए, वो उन्होंने बॉन्ड बना दिया, जो बाकी पोलर थे वो तो बाहर निकल गए। अब इसको कैसे निकालें, अब इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक ग्रेडियंट को इंक्रीज करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी इन मोबाइल फेज इज अप्लाइड। तो क्या करेंगे, हमारा जो मोबाइल फेज है उसे हम नॉन पोलर बनाएंगे और ज्यादा नॉन पोलर बनाएंगे, तो जिससे कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएंगी, कॉजिंग द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द स्टेशनरी फेज। तो कॉलम को और ज्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मिल गए जिससे उसने बॉन्ड बना दिया, और जो सैंपल के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स थे वो एल्यूट आउट हो जाएंगे। Detection. Now comes the detection. After elution, the separated compound are detected by various detectors. तो जो हमारे पास सैंपल आया उससे अटैच्ड हमारा डिटेक्टर होगा, और डिटेक्टर भी बहुत सारे डिटेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हमारा सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिटेक्टर ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जैसे कि यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर या फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो भी उसका कैल करना है, जैसे मास करना है तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर सकते हैं, या कुछ भी हम जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट। द डिटेक्टर जनरेट्स अ सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड। तो डिटेक्टर सिग्नल जनरेट करेगा जो कि बताएगा कि कंसंट्रेशन कितना है उस कंपाउंड का। कलेक्शन, इफ नीडेड स्पेसिफिक फ्रैक्शन कैन बी कलेक्टेड फॉर फर्दर एनालिसिस और प्योरिफिकेशन। जो हमारे पास कलेक्टेड आए कि पोलर है, नॉन पोलर है या इंटरमीडिएट पोलर है, उसको भी हम फर्दर एनालिसिस या प्योरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्रोटेनोमिक्स, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फूड एनालिसिस, केमिकल सिंथेसिस। फार्मास्यूटिकल्स में प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग और ड्रग मेटाबोलाइट्स, प्रोटेनोमिक्स, सेपरेशन ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन, और एनवायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो उसको एनालाइज करने के लिए एप्लीकेशन का यूज करते हैं। फूड में क्वालिटी या फिर कोई एडिटिव्स है या प्रिजर्वेटिव्स है या कोई कंटामिनेशन है तो उसको चीज को जानने के लिए हम यूज करते हैं। केमिकल सिंथेसिस, मॉनिटरिंग रिएक्शन, प्योरीफाइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स, रिएक्शंस कैसा है आपस में केमिकल का, या प्योरीफाइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई रेजोल्यूशन, excellent separation for compounds with different hydrophobic characteristics, broad applicability, ज्यादा हम यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। आरपी chromatography is suitable for wide range of analytes including small organic molecules, peptides, proteins and lipids। जो इसकी रेंज है वो काफी ब्रॉड है, सेंसिटिव है, एकदम पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा एनालाइट कितनी कंसेंट्रेशन का है प्रेजेंट। Sample compatibility, many biological samples including proteins, peptides are compatible with organic solvents used in RP chromatography. So sample compatibility, many biological samples including proteins and peptides are compatible with organic solvent used in RP. तो बहुत सारे ऐसे solvents हैं जो हमारे organics compatible है organic solvents के साथ, इसकी compatibility भी अच्छी है जो इस टेक्निक की है। Reproducibility offers good reproducibility in terms of retention time and peak। तो जो इसका retention time है वो भी अच्छा है। Rapid analysis allows for relatively quick analysis, जल्दी analysis होता है। Versatile,
वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू लार्ज मॉलिक्यूल्स हम यूज कर सकते हैं। Disadvantages: limited to polar compounds, not suitable for very polar और highly ionic compounds के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। Column degradation: over the period of time with the use of harsh solvents और chemicals जो भी है, तो कॉलम खराब हो जाता है बार बार। Sample retention: extremely hydrophobic molecules may be retained strongly requiring special elution conditions। जो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होंगे उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। और जो कॉलम इक्विलिब्रेशन may require time consuming equilibration step before after and after sample analysis, तो उसमें ज़्यादा लगेगा कॉलम को रीयूज करने। इक्विलिब्रेशन मीन्स कॉलम को हम दोबारा यूज करने लायक जो बनाएंगे या प्रॉपर ऑर्डर में, या जो हमारा सिस्टम है अच्छे से काम करे। पहले हम इक्विलिब्रेट करते हैं, जब बफर रन करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन आती है, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आते हैं, तो उसको इक्विलिब्रेशन स्टेप बोलते हैं। कॉस्ट तो सभी की वैसे हाई ही है। दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी जनरली हमारी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वाइडली यूज है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्निक है। exploits hydrophobic interactions for separation and analysis of diverse compounds, और बहुत जगह यूज भी होती है ये वाली हमारी टेक्निक साइंटिफिक लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, फार्मा में और बहुत सारी जगहों पर। सो it is important to choose the appropriate chromatographic method based on properties of the analytes being studied। तो क्रोमेटोग्राफी जो बेसिक चीज है वो सेम है, बस हमारा पैकिंग मटेरियल अलग अलग है। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की कंपोनेंट्स में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जैसा हमारा मतलब जो चीज हमें सेपरेट करनी है उसके बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माय चैनल। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। आई होप